आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन। तो रोज़ 12 बजे इस चैनल पे नॉर्सेट की प्रिपरेशन की जाती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्सेट 5 के रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, प्री एंड मेंस के हिसाब से ही। सो इन वीडियोज़ को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो रखे। यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड, स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है नॉर्सेट की अच्छी हो। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको भी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, ताकि वीडियो मेरे को मोटिवेशन मिले और ऐसे क्वेश्चन मैं रोज़ आपको कराऊँ। प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए, अपना बेसिक क्लियर करिए, मैं हर बार बोलती हूँ। एंड जो बच्चे नॉर्सेट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मटेरियल बाय करना चाहते हैं मेरे से, तो उनको वो मटेरियल बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़ मेरे से, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसे ही एमसीक्यूज़ के बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, आंसर विद रैशनल मिलेंगे, साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, जो कि सारे ही सब्जेक्ट्स के की पॉइंटर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एम्स के पेपर जो प्रीवियस हो रखे हैं, हर एक प्रीवियस ऑल एम्स पेपर मिलेंगे, विद आंसर की मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे आपको ओनली इन 299 रुपीज़, जो कि आप मेरे से बाय कर सकते हैं कमेंट करके, टेलीग्राम लिंक लेके मेरा, वहाँ से आके मेरे से बाय कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ताकि आप अच्छे से उसे बाय कर सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। नोट्स ज़्यादा जो है वो नॉर्सेट की ओरिएंटेड ही बने हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हैं। तो ये सब आपको ओनली इन 299 रुपीज़ में मिलेगा। टेलीग्राम पे आप वहाँ से फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए, या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले आप बाय करें, कमेंट करें और मेरे लिंक पे क्लिक करके बाय करें। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन है, स्टाफ मेंबर टेल्स अ नर्स दैट एन ओल्डर क्लाइंट गेट्स इरिटेबल व्हेन आस्क्ड टू असिस्ट विद डेली लिविंग एक्टिविटीज। ऑन वॉट जर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओल्डर अडल्ट शुड द नर्स बेस अ रिस्पॉन्स। तो एक स्टाफ मेंबर है, नर्स को बोलती है कि जो ओल्डर क्लाइंट है उसके पास, वो इरिटेट हो जाता है जब उसको हम असिस्ट करते हैं उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में। सो ऐसी कौन सी जर्नल इन्फॉर्मेशन है ओल्डर अडल्ट्स की जो कि बेस्ट रहेगी, जो नर्स रिस्पॉन्स करेगी? डिक्रीज्ड एबिलिटी टू कोप, लॉस ऑफ एबिलिटी टू कॉपरेट, एम्बिवेलेंस टूवर्ड अथॉरिटी, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग स्टेप प्रोसीजर। सो क्या होता है कि जब पर्सन ओल्ड एज हो जाता है तो जो उसकी एबिलिटी होती है कॉपरेशन की, वो बहुत कम हो जाती है। बोलते हैं ना कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो कॉपरेट नहीं करते, बिकॉज उनका जो नेचर है वो सिमिलर हो जाता है। सो क्या होता है कि जब भी हम किसी ओल्ड पर्सन की असिस्टेंस करते हैं, उसको ऐसा होता है, कॉपरेट इसलिए नहीं करता। कभी तो ऐसा होता है ना पेशेंट को, क्लाइंट को, कि मैं यार सब कर पाता था, एकदम से मेरे से नहीं हो रहा है, इसलिए ऑलरेडी इरिटेट होता है। और जब तुम उसकी हेल्प करते हो उसको लगता है शायद मेरे पे दया कर रहा है ये, ठीक है। सो दैट्स वाई वो डिक्रीज हो जाती है उनकी एबिलिटी अपनी असिस्टेंस पे कोप करने की, डेली एक्टिविटीज़ में कोप करने की। नेक्स्ट है, द पेरेंट्स ऑफ अ टोडलर्स हु वाज रिसेंटली डायग्नोज्ड विद मॉडर्न रिटार्डेशन डिस्कस देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड। तो एक पेरेंट्स है टॉडलर के, टॉडलर रिसेंटली डायग्नोज्ड हुआ है मॉडरेट रिटार्डेशन से, उसको रिटार्डेशन है मॉडरेट मेंटल। तो ऐसा कौन सा, जो पेरेंट्स है वो डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड का फ्यूचर, कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग कर सकता है। तो नर्स क्या बोलेगी, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? पेरेंट्स है टॉडलर्स के, टॉडलर डायग्नोज हुआ है मॉडरेट रिटार्डेशन से, तो पेरेंट्स नर्स को उसकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो खुद से कुछ फंक्शन कर पाएगा। तो नर्स क्या कंक्लूड करेगी? दे एक्सेप्ट द चाइल्ड डायग्नोज, डिनाइल इज बीइंग यूज्ड एज अ डिफेंस, दे वांट्स टू एक्सप्लोर देयर चाइल्ड लिमिटेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन हेल्प्स देम पुट द डायग्नोज इनटू पर्सपेक्टिव। सो क्या होता है उनका, क्या भी किसी को, अब देखो बच्चा जो है टॉडलर हो चुका है, मतलब कि उसको पहले डायग्नोज नहीं हुआ है रिसेंटली, तो उन्होंने अपने बच्चे को ग्रो होते देखा है नॉर्मली, एकदम से डायग्नोज हो गया है कि वो मॉडरेट रिटार्डेशन का है, तो ऑब्वियसली डिनाइल इज बीइंग यूज्ड एज अ डिफेंस। तो वो इस चीज़ को कंक्लूड करेगी कि अगर डिनाइल होगा तो इट को डिफेंस बोला जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर एकदम से किसी को कोई दिक्कत होती है तो अब तो बच्चा नहीं बोल पाएगा ना, तो पेरेंट्स ही डिनाइल शो करेंगे। सो दिस इज अ डिनाइल इज यूज्ड एज अ डिफेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एजिटेटेड, विच नर्सिंग इंटरवेंशन विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टिंग आउट बिहेवियर। तो एक क्लाइंट है, हिस्ट्री उसकी वायलेंस की, अभी इंक्रीजिंगली एजिटेटेड हो रहा है। ऐसी कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि मोस्ट लाइकली इंक्रीज करेगी उसका ये बिहेवियर, एक्टिंग आउट बिहेवियर? बीइंग असर्टिव, रिस्पॉन्डिंग अर्ली, प्रोवाइडिंग
चॉइसेस टीचिंग रिलैक्सेशन. सो उसको जब हम टीचिंग बताएंगे रिलैक्सेशन, ठीक है, ऑब्वियसली एजिटेटेड है, मतलब पेशेंट जो है पहले वॉयलेंस था, अब वो एजिटेटेड हो रहा है, उसकी हिस्ट्री है वॉयलेंस की, इस टाइम एजिटेटेड है. जब उसे रिलैक्सेशन की टेक्निक्स बताएंगे तब उसको पता चलेगा कि मैं अपना ये बिहेवियर है वो कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, कैसे एक रिलैक्सेशन की तरफ जाते हैं. वैसे भी कहते हैं ना, जब तुम इरिटेटेड होते हो तो डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है डीप ब्रीदिंग करो, गुस्सा आ रहा है डीप ब्रीदिंग करे. उससे क्या होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक से क्या होता है कि जो तुम्हारा एक्टिंग आउट बिहेवियर होता है उनका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है. सो उसकी एजिटेशन इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब हम उसको टीच करेंगे. नेक्स्ट है 3-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड विद अ पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न ओवर 30% ऑफ द बॉडी. व्हाट सिग्निफिकेंट एडवर्स आउटकम ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर्स शुड द नर्स अटेम्प्ट टू प्रिवेंट. तो 3 साल का बच्चा है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, उसे पार्शियल फुल थिकनेस बर्न है 30% ऑफ द बॉडी पे. ऐसा कौन सा एडवर्स आउटकम है जो कि फर्स्ट 48 आवर्स में जो है नर्स को अटेम्प्ट करना है और प्रिवेंट करना है, ठीक है. उस ऐसा कौन सा एडवर्स आउटकम जो है नर्स को प्रिवेंट करना होता है 48 आवर्स में? शॉक, निमोनिया, कॉन्ट्रैक्चर्स, हाइपर टेंशन. सो ऑब्वियसली क्या होगा, शॉक. क्यों होता है शॉक? आपने सुना होगा जब भी किसी को बर्न होता है तो देयर इज अ वेरी मच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या कॉज करता है, शॉक कॉज करता है. पेशेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और भी सारी चीज़ें की इम्बैलेंस कार्डियक डिसरिथमिया करा देता है, ठीक है. पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट ये है सब डिक्रीज करा देता है, किडनीज के फंक्शन पे प्रेशर डालता है. सो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रिवेंट करना होता है शॉक ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस इज व्हाट नर्स शुड प्रिवेंट इन फर्स्ट 48 आवर्स. नेक्स्ट है 6-year-old child has a partial thickness burn of the face and upper chest. What is a priority nursing assessment for first 24 hours? फिर से आया thickness burn का पेशेंट है 6 years का, उसकी फेस और अपर चेस्ट पे जो है बर्न हुआ है. प्रियोरिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या रहेगी फर्स्ट 24 आवर्स? वो था 48 आवर्स, ये है 24 आवर्स. वुंड सेप्सिस, पल्मनरी डिस्ट्रेस, फियर एंड सेपरेशन एंग्जाइटी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. सो देखो इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट की रहेगी, दैट इज हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. मैं अभी बता के आई हूँ, ड्यू टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पेशेंट शॉक में भी जा सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द बर्न. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट रहेगी फर्स्ट 24 आवर्स में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के MCQs उन PDFs में मिलेंगे जिसमें आपको आंसर बस रैशनल भी मिलेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, गोल्डन की पॉइंटर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं जो कि नॉर्सेट बेस्ड ही आपका बेसिक क्लियर करेंगे. साथ ही में आपको ऑल प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर मिल रहे हैं ओनली इन 299 रुपीज़ में. तो आप ये बाय कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आके, जो मैंने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं. 299 में आपको इतना सब मिल रहा है. सो विदाउट एनी डिले आप बाय कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे आके, उसको फोटो स्टेट करा लीजिए और अपनी जो तैयारी है प्रॉपर रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट हु हैज़ बीन ऑन साइकेट्रिक यूनिट फॉर सेवरल वीक कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट delusional material, what response by the nurse is most therapeutic? सो एक क्लाइंट है साइकेट्रिक यूनिट में है, काफ़ी वीक से बोल रहा है कि मेरे को डिल्यूजनल मटेरियल्स बता रहा है. डिल्यूजनल्स क्या होते हैं, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव. तो ऐसा कौन सा नर्सिंग थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है इसके लिए जो कि बहुत ज़्यादा सही रहेगा? आस्क द क्लाइंट टू एक्सप्लेन द डिल्यूजन, अलाउ द क्लाइंट टू मेंटेन द डिल्यूजन, encourage the client to focus on reality issue, explain to the client why the thoughts are not true. सो देखो इसमें सबसे ज़्यादा होता है अगर किसी को भी डिल्यूजन्स होते हैं, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव होते हैं, हमें उसे रियलिटी ओरिएंटेशन करानी पड़ती है. तो हम इनकरेज करेंगे क्लाइंट को ताकि वो रियलिटी इश्यूज पे फोकस कर पाए, एक रियलिटी ओरिएंटेशन में आए, जो उसकी फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स हैं वो टूटना ऐसा उसका डाइवर्जन कराना है हमने रियलिटी की तरफ. रियलिटी ओरिएंटेशन मतलब उस पेशेंट को एक डिल्यूजन से रियलिटी की तरफ लेके आना है, डाइवर्जन कराना है. सो सबसे ज़्यादा मोस्ट थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स नर्स का रहेगा कि क्लाइंट को इनकरेज करेगी रियलिटीज़ इश्यूज़ की तरफ ताकि उसकी रियलिटी ओरिएंटेशन अच्छे से हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट हैज़ अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर, व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द टॉनिक क्लॉनिक स्टेज ऑफ द सीजर? अगर किसी क्लाइंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी सीजर्स की इस स्टेज पे? टॉनिक क्लॉनिक, पहले टॉनिक आता है, क्लॉनिक, फिर टॉनिक क्लॉनिक. पहले आता है ऑरा मतलब कि जो सीजर है वो स्टार्ट होने वाला है.
सो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी? गो फॉर एडिशनल हेल्प, एस्टैब्लिश अ पेटेंट एयरवे, टर्न द क्लाइंट ऑन द साइड, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। सो ऑलवेज जब भी आपको टॉनिक क्लॉनिक की सीजर की प्रिवेंशन पूछे, हमेशा पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना ही सबसे ज़्यादा बड़ी इंटरवेंशन और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इंटरवेंशन और फर्स्ट इंटरवेंशन रहती है, उसके बाद एयरवे की आती है, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, ड्यूरिंग सीजर आपको इंजरी प्रिवेंट करनी है, आफ्टर सीजन आपको उसका एयरवे मेंटेन करना है। ड्यूरिंग सीजर क्या करना है आपको? इंजरी प्रिवेंट, एंड आफ्टर सीजर आपको क्या करना है? उसका एयरवे मेंटेन। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो इधर क्या पूछा है? ड्यूरिंग द टॉनिक क्लॉनिक स्टेज ऑफ द सीजर, तो आपको यही बताना है कि उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द बिलो द नी एम्पुटेशन, व्हाट शुड द नर्स इनकरेज द क्लाइंट टू प्रिपेयर द रेजिडुअल लिम्ब फॉर अ प्रोस्थेसिस। सो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की, उसका जो नी है, उसके जो नी के नीचे एम्पुटेशन हो रखी है, तो नर्स उस पेशेंट को क्यों इनकरेज करेगी और प्रिपेयर करेगी क्लाइंट को रेजिडुअल लिम्ब फॉर द प्रोस्थेसिस, जो उसका प्रोस्थेसिस लगने वाला है उसके लिए कैसे उसको वो प्रिपेयर करेगी उसके रेजिडुअल लिम्ब को। जब हम आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगाते हैं किसी के एम्पुटेटेड पार्ट पे, जो उसका रेजिडुअल बचा हुआ जो लिम्ब होता है, ठीक है, एम्पुटेटेड पार्ट तो हो गया, एम्पुटेटेड से बचा हुआ जो लिम्ब होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है प्रोस्थेसिस के लिए। तो उसके लिए नर्स को क्या करना पड़ेगा? Abduct the residual limb when ambulating, dangle the residual limb off the bed frequently, soak the residual limb in a warm water twice a day, press the end of a residual limb against a pillow periodically. So देखो, जब भी कभी भी किसी रेजिडुअल लिम्ब को हमें प्रिपेयर करना हो प्रोस्थेसिस के लिए, तो हम क्या करते हैं? उसका जो एंड वाला डिस्टल जो पार्ट होता है लिम्ब का, रेजिडुअल लिम्ब का, उसको प्रेस करते हैं किसी हार्ड सर्फेस से। तो हम क्या करेंगे? प्रेस द एंड ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब अगेंस्ट अ पिल्लो पीरियडिकली। क्यों? ताकि उस जो लिम्ब का, रेजिडुअल लिम्ब का जो एंड वाला पार्ट है, डिस्टल पार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, टफ किया जाता है, ताकि वो जो प्रोस्थेसिस का वेट है वो वियर कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि देखो एम्पुटेटेड पार्ट है, अब उसकी एम्पुटेशन की जगह जो पार्ट उसका हटा दिया गया है वहाँ पे प्रोस्थेसिस लगेगा, उस प्रोस्थेसिस का वेट भी आएगा। सो उस लिम्ब, जो बचा हुआ लिम्ब है, उसको क्या करते हैं? हम टफ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि जो प्रोस्थेसिस का वेट है, वेट बियर कर पाए जो लिम्ब है, रेजिडुअल लिम्ब है। सो नर्स उसको इनकरेज करेगी और उसको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोज ऑफ एक्जिबिशन ऑफ द अस्थमा, व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू बेस्ट हेल्प दिस क्लाइंट। तो एक क्लाइंट है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, डायग्नोज हुआ है एक्जिबिशन ऑफ द अस्थमा से। सो नर्स ऐसा कौन सा प्लान करेगी जो कि बेस्ट रहेगा इस क्लाइंट के लिए? डिटरमाइन द क्लाइंट्स इमोशनल स्टेट, गिव प्रिस्क्राइब ड्रग्स टू प्रमोट ब्रोंक्लियर डायलेशन, प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, इनकरेज द क्लाइंट टू यूज एन इंस्टेंटिव स्पायरोमेट्री रूटीनली। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर कोई पेशेंट है, डायग्नोज हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है विद द डायग्नोज ऑफ एक्सरबेशन ऑफ अस्थमा, तो नर्स इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या करेगी जो कि क्लाइंट को हेल्प करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ऐसे मत जाइएगा बिना लाइक किए। एंड अगर आपको बाय करना है नॉर्सेट का मटेरियल, सो अभी भी आप बाय कर सकते हैं MCQs के PDF, जिसमें आपको आंसर प्लस रैशनल मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे आपको, साथ ही में हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, साथ ही में आपको हर एक प्रीवियस ईयर एम्स का पेपर मिलेगा विद आंसर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी रहने वाला है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए प्री की तैयारी करने के लिए। ओनली 299 रुपीज़। तो बाय कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आके, मेरे लिंक को मैंने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। ओनली 299 ये सारी चीज़ें मेरे से। सो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बाय करिए डायरेक्टली टेलीग्राम पर आके, या फिर कमेंट करके मेरे से लिंक भी ले सकते हैं हम। सो अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए। ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, बाय।